हेलो एंड वेलकम टू हाले हलचल। आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश शख्सियत। आज शख्सियत के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं श्री शंभूलाल खट्टर जी। आप उमरिया के निवासी हैं और लगातार 32 वर्षों से सिंधी समाज के अध्यक्ष हैं। खट्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको हम क्या पुकारें, अधिवक्ता पुकारें, नेता पुकारें या एक व्यवसायी पुकारें? देखिए, तीनों मुझ में गुण हैं, लेकिन वर्तमान में मुझे आप एडवोकेट ही पुकारें। अधिवक्ता? हाँ, अधिवक्ता ही पुकारें। इसके पहले मैं व्यवसाय भी कर चुका हूँ। आप अपने आप को एडवोकेट समझते हैं, बाकी सारे गुण आपके साथ मौजूद हैं? निश्चित रूप से। और आखिर ऐसी क्या बात है कि निरंतर आप जो है 89 से 2021 तक सिंधी समाज के आप अध्यक्ष लगातार बनते चले आ रहे हैं और किसी दूसरे को मौका नहीं मिल रहा है? उसका कारण ये है कि मैं लगातार समाज की जो भी मूलभूत समस्याएं होती हैं उसकी निरंतर उसमें काम करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। जो भी समाज के सामने समस्याएं हमारे समाज की आती हैं उनको मिल बैठ के सबसे विचार विमर्श करके उसका निपटारा किया जाता है, जिससे समाज जो है, समाज का मेरे ऊपर विश्वास है और इसलिए लगातार जो है समाज जो है मुझे अध्यक्ष बनाए हुए है। आपकी जो पृष्ठभूमि है वो एक बहुत साधारण परिवार से आती है। पिताजी प्राइमरी स्कूल के मास्टर रहे हैं, किराने की दुकान रही है, उसके बाद आपने वकालत की और आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है। इसके पीछे राज क्या है जो अक्सर जनता जानना चाहती है? देखिए, सबसे बड़ी पूंजी होती है मेहनत। मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने, जब तक बच्चे पढ़ते थे तब तक ठीक था। उसके बाद में जब बच्चे पढ़ लिख के अपना व्यवसाय करने आए तो निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत की। चाहे महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी हो, चाहे सूर्या होटल हो, चाहे मेरे बीच के बेटे ने वकालत शुरू की, तो उनकी जो मेहनत और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जो उन्होंने व्यापार किया। और मैं उमरिया ज़िले में पहला वकील हूँ जो इनकम टैक्स पेइंग हूँ। मैं लगभग 18 लाख रुपए आय वार्षिक रूप से दिखाता हूँ और 5 लाख रुपए आय जो है छूट है, उसके बाद में 13 लाख की मैं लगभग इनकम टैक्स देता हूँ। और ये वकालत के व्यवसाय से? ये वकालत के व्यवसाय से मुझे एक नंबर की पूंजी जो है 18 लाख रुपए जो है प्राप्त होती है। मेरे बेटों का व्यवसाय है, बेटे जो हैं सब मेरे साथ हैं और उसके बाद में व्यवसाय करके अपना तरक्की कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये उसी का फल है कि आज हम कहते हैं इस मुकाम में हैं। वकालत के साथ आपको जो सबसे बड़ा शौक है वो है राजनीति का। जी। और राजनीति की शुरुआत आपने चुनावी सफ़र किया वो 1998 में नगर पालिका चुनाव से किया जी। और वो चुनाव आप हार गए थे। जी। तो उसके बाद आपने फिर कोई चुनाव नहीं लड़ा? जी, 98 में माननीय सुंदरलाल जी पटवा की इच्छा थी कि मैं उमरिया से चुनाव लड़ूं, जबकि मैंने मना किया था कि उमरिया से नगर पालिका का चुनाव जीतना बहुत टेढ़ी खीर है। आप 1998 के पहले और बाद का इतिहास देख लीजिए। उमरिया नगर में ये जो कांग्रेसी पृष्ठभूमि के लोग थे, ये कभी किसी को जीतने देते ही नहीं थे। उसका कारण क्या था? ये नहीं कि जनता में इनकी कोई बड़ी नुमाइंदी है या जनता इनको चाहती है, ये कभी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीते। 98 में मैंने जब चुनाव लड़ा तब उमरिया संयुक्त जिला हुआ करता था, शहडोल जिला हुआ करता था। अपर कलेक्टर उस समय शिवानंद जी दुबे थे और उन्होंने उमरिया चुनाव के प्रभारी के हैसियत से सिर्फ उन्होंने एक काम किया, मुझे हराने का काम किया। जितने भी आदिवासी मोहल्ले हैं, चाहे वो छटन, भंगा, लोहारगंज, बिकटगंज, जमुनिया, यहाँ पर सारे पोलिंग बूथों में सुबह 4 बजे वोटिंग हो गई और जिसके कारण ऐसा लगने लगा था कांग्रेस को कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। इसलिए सुबह 4 बजे आदिवासियों के वोट उनको नहीं डालने दिए और उसके बाद में खुद वोट डाल के और ये चुनाव जीतने का इन्होंने काम किया। और उस दिन जो मुझे शॉक लगा, मैंने ये प्रण किया कि एक दिन मैं कांग्रेस को हरा के छोड़ूंगा और उसी का प्रतिफल हुआ कि 2013 में जब महिला सीट हुई तो मैंने अपनी बहू को चुनाव लड़ाया और कांग्रेस से जो 1998 में चुनाव हारा वो 2013 में कांग्रेस से हमने बदला लिया। तो और इसकी एक मतलब इसी को हम माना जाए कि आपकी बहू श्रीमती कंचन खट्टर अध्यक्ष बनी 2018 के बाद, अब आप कोई चुनाव ही नहीं होने दे रहे हैं? नहीं, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि उसके बाद से कोई चुनाव ही नहीं हो रहे हैं। ऐसी कानूनी दाव पेच आप फंसा देते हैं, परिसीमन नहीं हो पा रहा है कि उमरिया में अब चुनाव ही ना हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं।
हमारा आशय ये था, कहते हैं कि परसिमन में जैसे कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर सामान्य कास्ट और आदिवासी बराबर की स्थिति में हैं, तो वहाँ पर क्या स्थिति होनी चाहिए। ये परसिमन, मैं ये चाहता था कि परसिमन सही ढंग से हो। जैसे लालपुर जो है वो टोटल आदिवासी है, उसको अगर आप सामान्य कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। छटन, भंगा, लोहारगंज जो वार्ड नंबर 1 है, टोटल आदिवासी है, 99% आदिवासी हैं। 1% भी सामान्य नहीं है, और 1% होगा भी तो ओबीसी होगा, उसको आप सामान्य कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। ये सारी बातें थी, और अनुपात गड़बड़ था। जो रेशियो होना चाहिए आदिवासी और सामान्य जात का किसी वार्ड में रेशियो होना चाहिए, वो गड़बड़ था। इसी के कारण अपन क्या कहते हैं हाई कोर्ट में अपन ने अपना पक्ष रखा था कि इसमें ऐसा ऐसा होना चाहिए, जिसके कारण उसके बाद में जब ठीक हो गया और वार्ड जो थे वो वार्ड पहले 15 थे, उसको 24 वार्ड होने चाहिए। फिर जो पूर्व अध्यक्ष थे नगर पालिका के नरेंद्र प्रताप सिंह जी ने, उनके द्वारा भी तो यही कहा गया था कि 15 वार्डों के स्थान पे 24 वार्ड बनाने चाहिए, और हर वार्ड का अनुपात जो है 1000 से ज़्यादा मतदाताओं की जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। मैंने भी तो वही किया जो नरेंद्र प्रताप सिंह जी ने कहा। मैंने नरेंद्र प्रताप सिंह जो प्रस्ताव पास करके गए थे, उसमें हमने कौन सी नई बात कर दी, और वही प्रस्ताव जो था मैंने हाई कोर्ट में रखा कि इसमें ऐसा ऐसा होना चाहिए, और हुआ। और हाई कोर्ट ने माना, और हाई कोर्ट ने उसी 24 वार्ड को मान के शासन ने कहा कि हम 24 वार्ड बना रहे हैं, और 24 वार्ड बनाए, उसके बाद में स्टे वैकेंट हो गया, और चुनाव सरकार नहीं करा रही है, तो इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है। तो आगे अब चुनाव आप लड़ेंगे कि आपका परिवार के व्यक्ति लड़ेंगे? नहीं, चुनाव तो निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी मुझ पे विश्वास करके या मेरे परिवार पे विश्वास करके टिकट देगी, तो निश्चित रूप से हम फाइट करेंगे, और चुनाव फाइट करेंगे, और चुनाव जीतेंगे भी। आपके साथ और सिंधी समाज के साथ भी एक विवाद बड़ा गहरा निरंतर जो चुनाव के बाद से देखा आने लगा है कि वो होता है समाज को लेकर, कास्ट को लेकर। कहा जाता है कि सिंधी समाज जो है वो सामान्य वर्ग में आता है, और आप खुद को जो है नकली ओबीसी बनाए हुए हैं और नकली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। तो आखिर सिंधी समाज जो है वो किस कास्ट में आता है, किस जाति में आता है? पहली बात तो जो आपने शब्द कहा नकली जाति प्रमाण पत्र, नकली जाति प्रमाण पत्र किसको कहते हैं? नकली जाति प्रमाण पत्र उसको कहते हैं जो फर्जी ढंग से बनाया जाता है। हमने जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया है वो एसडीएम साहब की न्यायालय से बनवाया है। एसडीएम को ऑर्डर है, जाति प्रमाण पत्र बनवाने का उनको अधिकार है, और उनके द्वारा ही मेरा जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है। और हमारे कांग्रेस के मित्रों ने और हमारे कई शुभचिंतकों ने इसको कई बार चैलेंज किया। माननीय उच्च न्यायालय में भी गए, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि ये एक बार जाति प्रमाण पत्र बनने के बाद किसी भी राजस्व पदाधिकारी को उसको चैलेंज करने का अधिकार नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय इस विभाग के मंत्री थे उज्जैन के सांसद सत्यनारायण जटिया जी मंत्री थे। उस समय हमारे समाज के लोग, उज्जैन समाज के लोग हमारे वहाँ गए थे, उनसे कहा था कि सभी को जाति का लाभ मिलता है। हमारी तो सिंधी भाषा है, हमारी कोई जाति नहीं है, तो इसलिए हमको इसका क्या कहते हैं लाभ मिलना चाहिए। तब क्या कहते हैं जटिया जी ने कहा नहीं, सिंधी समाज जो है वो पिछड़ा हुआ है, इसके उत्थान के लिए हम इसको ओबीसी में डालेंगे। और सन 2000 में भारत सरकार के राजपत्र में इसका प्रकाशन हुआ, तत्कालीन राष्ट्रपति जी के उनमें हस्ताक्षर बने, और सिंधी समाज को जो है वो पिछड़ी जात की ओबीसी की माने पात्रता मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंधी समाज पिछड़ा है, सिंधी समाज को ऊपर उठाने के लिए ओबीसी का दर्जा दिया गया है, और कोई नकली वाला काम नहीं है, सब असली ही असली है। और सिंधी समाज जो है ओबीसी में आते हैं, और कितने लोगों ने चैलेंज किया। सर्टिफिकेट एसडीएम के यहाँ से इशू हुआ हो या ना हुआ हो, सारी सिंधी समाज जो है वो इस हिसाब से पिछड़ी जाति में आएगी। कैलाश विश्नानी जी हैं जो बुढ़ार नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी यही था, और आपने उनके तरफ से आर्गूमेंट भी किया था, आप उनके वकील रहे हैं इस मामले में। बिल्कुल सही बात है। उनके ऊपर भी यही आरोप लगा है कि एसडीएम के यहाँ से ये जारी ही नहीं हुआ है और ये पिछड़ी सीट में चुनाव नहीं लड़ सकते थे। देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि सिंधी समाज में चाहे कोई लालवानी हो, चाहे कोई खट्टरवानी हो, चाहे विश्नानी हो, ये सरनेम होती है। हमारे यहाँ भी ब्राह्मण पाए जाते हैं, हमारे उमरिया में भी ब्राह्मण हैं, भले वो हमारे संगठन से, हमारे पार्टी संगठन से नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण हैं, लेकिन वो सिंधी हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पिछड़े हैं। अब वो अगर चाहें
तो वो भी पिछड़ी जात का लाभ ले सकते हैं। जहाँ तक कैलाश विश्वनानी जी की जो आपने बात की, कैलाश विश्वनानी जी का मैं जब संगठन की ने मुझे नियुक्त किया कि आप इस बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो आप क्या कहते हैं जाके उनका पक्ष रखिए। मैं वहाँ गया और मैंने उनका प्रभावपूर्ण ढंग से पक्ष रखा कि कैलाश विश्वनानी सिंधी हैं और सिंधी जो है पिछड़ी जात में आते हैं। भारत सरकार ने उसको घोषित किया है और मेरी दलील को तत्कालीन एसडीएम जिला निर्वाचन जो अधिकारी थे, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी थे, मेरी दलीलों को उन्होंने माना और उसके बाद में क्या है तो उनका फार्म सेलेक्ट हुआ। उसके बाद में जो उनके विरोधी पक्षकार थे, कलेक्टर को, कमिश्नर साहब को, मुख्यमंत्री जी को शिकायत हुई, उनका शासन आया। शासन आने के बाद में भी तरह तरह से क्या कहते हैं कैलाश विश्वनानी जी को प्रताड़ित करने की कोशिश किया, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, अगर एक बार जाति प्रमाण पत्र बन जाता है तो उसको चैलेंज करने का अधिकार सिर्फ छानबीन समिति को है। अब उनका जो केस है वो अपर जिला एवं सत्र न्यायालय से भी खारिज हो गया, हर जगह से खारिज हो गया, हर जगह से खारिज हो गया। और कभी भी प्रमाण पत्र कोई फर्जी प्रमाण पत्र नहीं है, भारत सरकार के राजपत्र में है। इस बात को तो आप मानते हैं कि मैं सिंधी हूं, आप इस बात को तो मानते हैं कि कैलाश विश्वनानी सिंधी है। जब वो सिंधी है, मैं सिंधी हूं, तो फिर नकली ओबीसी का क्या मतलब है? ओबीसी का नकली का मतलब तो तब होता है जब हम सिंधी न होते। मतलब गैजेट में सारे सिंधियों को पिछड़ी जाति का प्रारूप में दे दिया गया है। हाँ, मेरा ये मानना है जो गजट है, ऐसा नहीं लिखा हुआ गजट में कि सिंधी समाज में फलानी जो है सरनेम वाला आदमी जो है ओबीसी माना है। उसमें तो साफ साफ लिखा है कि नई प्रविष्टि में जो छिपा है, जो रंगरेज हैं, वो उसमें जो है नई प्रविष्टि में जो है सिंधी को जोड़ा गया है। तो इसलिए उस गजट के हिसाब से तो सिंधी पिछड़े में आते हैं। ऐसा माना जाता है राजनीति में उमरिया में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है तो आपने, और कांग्रेस को कमजोर किया है तो वो आपने। नहीं, निश्चित है, ये तो हमारा परम दायित्व है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि मैं पार्टी अपने संगठन को मजबूत करूं और कांग्रेस को कमजोर करूं। निश्चित रूप से क्या कहते हैं, जब इमरजेंसी लगी थी तो मेरे पिताजी एक शिक्षक थे, उसके बाद में मेरे पिताजी को उमरिया छोड़ना पड़ा, इसलिए कि उस समय जो इमरजेंसी लगी थी उसमें मेरे पिताजी को भी अरेस्ट करने के लिए पुलिस घर आई थी। तो मेरे पिताजी भाग के सीधी गए और आखिरी में क्या कहते हैं उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अर्जुन सिंह जी थे। उन्होंने कहा था कि हम आपको एक ही उसमें छोड़ सकते हैं। पिताजी की गलती यही थी कि वो आरएसएस में जाते थे। बाकी पिताजी क्या कहते हैं कोई राजनीति में नहीं थे, आरएसएस के स्वयंसेवक थे और काम करते थे। ये उनकी निष्ठा थी, क्योंकि ये निष्ठा यहाँ से नहीं थी, ये निष्ठा सिंध से थी। सिंध की जो है शाखा में वो जाते थे, यहाँ भी जाते थे। तो अर्जुन सिंह जी को यही कहा कि हमने क्या गलती किया, आप जिसको ये मानते हैं कि आपने गलती किया है, क्यों आप क्या कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं संघ की क्या कहते हैं उस शाखाओं में जाते हैं? तो पिताजी ने कहा कि हमने कोई गलती नहीं की, हम उनकी शाखा में जाते थे और इसको अगर आप गलती मानते हैं तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप नौकरी से इस्तीफा दे दिए। पिताजी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आज की शाम की शुरुआत करते हैं और शाम की शुरुआत ही होने वाली है धमाकेदार। मतलब इस तरीके से जब कोई पार्टी हावी होती है तो विपक्षी पार्टी को अक्सर जो है प्रताड़ित कर देती है। निश्चित रूप से ये तो कांग्रेस की नीति है। भारतीय जनता पार्टी के राज में ये कांग्रेसी लोग चमक रहे हैं, आज भी चमक रहे हैं। इनका हम लोग क्या नुकसान करते हैं? कोई नुकसान नहीं करते। लेकिन जब इनकी कांग्रेस की सरकार आती है तो ये तो बिल्कुल तलवार भांज के कहते हैं, हम लोग के पीछे पड़ जाते हैं। जब ये 1.25 साल की सरकार आई तो इन्होंने हमारे साथ क्या किया? हमारा मकान, हमारी लाज को गिराने का प्रयास किया।
कहा जाता है कि जो विवाद है वो आपकी अचल संपत्ति को लेकर विवाद है। आप जो संपत्ति लेते हैं वो विवादित हो जाती है, विवादित संपत्ति आप खरीद लेते हैं, ऐसा आरोप लगा है उमरिया में आपके ऊपर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम संपत्ति वही खरीदते हैं जो साफ सुथरी होती है। ये कांग्रेस के लोग जो हैं उसको विवादित बनाने की कोशिश करते हैं। आज तक क्या कहते हैं, इतनी शिकायतें की, अगर हम विवादित संपत्ति खरीदते हैं, गलत संपत्ति खरीदते हैं, तो कांग्रेस के लोग हमको छोड़ देते हैं। आपकी जो सूर्या होटल है, कहा जाता है 6000 स्क्वायर फीट में निर्माण कर लिया गया है। मैं इस बात को चैलेंज देता हूं कि आज भी कोई भी फीता लेके, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप किसी दिन आइए उमरिया और जाके होटल को न पाइए, 2600 से 2700 फुट हो तो मैं सरकार क्या, मैं खुद अपने हाथ से गिराने को तैयार हूं। मेरी 2600 फुट की लीज है। जिस समय अजीत जोगी कलेक्टर थे उमरिया में, शहडोल जिले के कलेक्टर थे, तो नीलामी में हमने उस जमीन को खरीदा था। लीज से एक्स्ट्रा आपने एंक्रोचमेंट कर लिया है, ऐसा आरोप लगातार लगे गए हैं। कलेक्टर ने भी कार्रवाई की थी, होटल को सीज किया था। उरार नदी के समीप भी आपने जो है एक मकान बना लिया है अतिक्रमण करके, ऐसा कहा जाता है। कलेक्टर सोमवंशी से लगातार आपकी जो है संपत्तियों पर लगातार उन्होंने जो सीज की कार्रवाई की थी, होटल आपके सीज करने का प्रयास किया गया था। ये जो आप कह रहे हैं ना, सीज प्रयास नहीं किया गया था, सील कर दी गई थी, और ये सोमवंशी जी ने किया था। सोमवंशी कलेक्टर साहब की मेहरबानी से सब हुआ था। मैं कलेक्टर साहब से मिला भी था कि क्या कर रहे हैं आपने 5 लोगों की कमेटी बना के होटल की पूरी जांच करवाई, और 5 लोगों की कमेटी के बाद में मुझको क्लीन चिट मिली कि होटल जो है उतने ही रकबे में बनी है जितने का लीज है। उसके बाद में फ्री क्या है, तो बोली ये नगर पालिका अब कार्रवाई कर रही है। और उसके बाद में इन्होंने मुझको रात को 10 बजे नोटिस दिया कि आपने क्या कहते हैं बगैर नगर पालिका के मंजूरी की बनाया। हमने कहा हमारे पास ये मंजूरी, लेकिन उन्होंने नहीं माना, और रात को 10 बजे नोटिस दिया और बोला कि 3 दिन के अंदर क्या कहते हैं आपने बगैर नगर पालिका मंजूरी के बनाया है, तो आप क्या कहते हैं इतना हिस्सा जो है तोड़ दीजिए। मैं तत्काल हाईकोर्ट गया, और हाईकोर्ट में 3 दिन मैंने इनसे कहा कि हमको 15 दिन का समय दिया, बोला नहीं हम 3 दिन से चौथा दिन नहीं देंगे। यही शशि कपूर गणपले सीएम होते जो आज भी हैं। और फिर मैंने याचिका अशोक लालवानी जी के माध्यम से करवाई। संयोग वाले ये समझिए, दुर्भाग्य समझिए कि सौभाग्य समझिए कि तीसरे दिन वकीलों की हड़ताल हो गई और उसी दिन बहस थी, और उसी दिन हमको अगर स्टे न मिलता तो ये कांग्रेसी लोग कलेक्टर के सहयोग से मेरी होटल को गिरवा देते। लेकिन मैं खुद कोर्ट में खड़ा हुआ। जब मैं खुद खड़ा हुआ तो चीफ जस्टिस और जस्टिस संजय यादव ने ये कहा कि आज हम आपकी बहस नहीं सुन सकते क्योंकि आज कोई सरकारी वकील नहीं है, और हम आपको स्टे कैसे दे दें। हमने कहा मैं कहाँ आपसे स्टे मांगने आया हूँ, मैं तो आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपने स्टे हमको पहले दिया है 6 अगस्त 2019 को, और ये जो हैं क्या कहते हैं उस स्टे को नहीं मान रहे हैं। हाईकोर्ट की अवमानना माने कलेक्टर सोमवंशी के द्वारा। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन की जा रही है। मैं इसलिए आया हूं कि आपका मान जो है गिर रहा है। तब उन्होंने फाइल को पलटा और देखा, अरे बाप रे, ये तो 6 तारीख को सही में स्टे है। और उसके बाद में कांग्रेस की ये कलेक्टर की हिम्मत कैसे पड़ गई कि ये होटल गिराने के लिए इनको नोटिस दे दिया। उन्होंने बड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की और तुरंत क्या कहते हैं कलेक्टर को निर्देश दिया कि आप होटल को छुएंगे नहीं, और आप न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई का सामना करने के लिए हाईकोर्ट में उपस्थित हो। ये माननीय हाईकोर्ट ने कहते हैं, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह ऑर्डर किया था। जब आपकी सारी संपत्ति अकॉर्डिंग विथ लॉ और कलेक्टर ने इतना सब कुछ किया, इसका कारण क्या समझते हैं आप? कारण उस समय तत्कालीन क्या कहते हैं कांग्रेस का शासन था। भारतीय जनता पार्टी में पूरे नगर के अंदर, मैं नगर की बात करता हूँ, मैं पूरे विधानसभा या जिले की बात नहीं करता हूँ। वो तो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, मीना सिंह जी हैं, हमारी ज्ञान सिंह जी हैं, हमारे शिवनारायण सिंह जी हैं। मैं नगर में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि आज तक जब से ये देश आज़ाद हुआ, कभी भारतीय जनता पार्टी उमरिया में चुनाव नहीं जीती। पहली बार मेरी बहू नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के रूप में चुनाव जीती, जिसके कारण कांग्रेस को ये लगने लगा था। और फिर जब 5 साल सत्ता में हम आए तो हमने वो काम किए जो इनके इतिहास में कोई नहीं कर सकता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, और गांधी चौक में जो महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई थी उसका कोई नाक ले गया, कोई कान ले गया, कोई बाल ले गया।
महात्मा गांधी की मूर्ति की हालत थी, ये कभी उसकी मरम्मत नहीं करवाए, कभी उस मूर्ति को चेंज नहीं किए। और मैंने वो काम किया जो काम कांग्रेस के लोगों को करना चाहिए कि जब हमारा पार्टी का शासन नगर पालिका में आया और बहू हमारी नगर पालिका में चेयरमैन बनी, तो सबसे पहले मैंने महात्मा गांधी जी की फर्स्ट क्लास मूर्ति बने लगवाई और उसका क्या कहते हैं लोकार्पण हमने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से जो है करवाया था। ये हमने काम किया। हमने अपने पिताजी की मूर्ति नहीं लगवाई, हमने विवेकानंद जी की मूर्ति लगवाई, लक्ष्मीबाई रानी दुर्गावती जी की मूर्ति लगाई, विवेकानंद जी की मूर्ति लगाई, पंडित दीनदयाल जी की लगवाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगाई, अग्रसेन जी की मूर्ति लगाई, महाराणा प्रताप सिंह की मूर्ति लगवाई। इन लोगों ने किसकी मूर्ति लगवाई? इन लोगों ने कौन से विकास के कार्य किए? हमने 11 करोड़ 68 लाख की सड़कें बनवाई, हमने लाइटिंग नगर में डिवाइडर में लाइटिंग लगवाई, हमने क्या कहते हैं उमराट डैम से लेके उमराट डैम से पानी लाया हमने नगर में। 17.5 करोड़ की स्कीम हमने मुख्यमंत्री पेयजल योजना को स्वीकृति नगर पालिका ने करवाई। ये हमको चेयरमैन जो थे नरेंद्र प्रताप सिंह जी ये कहा करते थे, खट्टर जी आप अगर ये स्कीम ले आओ, उमराट डैम से पानी की स्कीमें ले आओ, तो मैं आपको सार्वजनिक रूप से माला पहनाने का काम करूंगा। लेकिन इन्होंने माला तो क्या, एक फूल हमको क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहते हैं गुलदस्ते में नहीं दिया। ये इन्होंने काम किया। और मैंने क्या कहते हैं ये 17.5 करोड़ की ये स्कीम, 11 करोड़ 68 लाख की रोडों की स्कीम, हर मोहल्ले में सीसी सड़क और गार्डन, बच्चों के लिए गार्डन, चिल्ड्रन पार्क पुराने कलेक्टर साहब के बंगले के सामने हमने बनवाया, नदी के ऊपर 2 चिल्ड्रन पार्क हमने बनवाए। ये हमने काम हर मोहल्ले में सामुदायिक भवन हमने बनवाने का प्रयास किया। अंबेडकर भवन हमने लालपुर में बनवाया। इन लोगों ने क्या काम किया? ये लोग जिले के निर्माता और बस बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना है, हम तो मोटरसाइकिल में चल के अब पूरे नगर का भ्रमण करते हुए एक एक आदमी की दुख दर्द की गाथा सुन के और उनके बताए अनुसार मैंने हमने काम किया। और आज उमरिया को देख लीजिए, मुझको याद है क्या कहते हैं कि जब उमरिया में कोई रिश्ते आते थे, चाहे किसी भी समाज के हों, तो उमरिया को देख के लौट जाते थे, यार ये जिला है, ये तो छोटा सा कस्बा है और यहाँ पर माने हम रिश्ता कैसे देंगे? कटनी, शहडोल, जबलपुर के लोग लड़कियां नहीं देते थे। आज उमरिया जो है जगमग है, लाइटें लग गई हैं, डिवाइडर बन गए हैं, अच्छी सड़कें बन गई हैं, महापुरुषों की मूर्तियां लग गई हैं, गार्डन बन गए हैं, सामुदायिक भवन गए हैं, जिसके कारण आज जो है उमरिया के लड़कों के रिश्ते होने लगे हैं। इसका कारण यही है। क्या किया था इन लोगों ने? ये बता देंगे हमारे कांग्रेस के मित्र लोग क्या कहते हैं कि इन लोगों ने क्या काम किया उमरिया नगर में। ये सिर्फ बैठ के सारा दिन मूंगफली खाते रहे किसी न किसी व्यापारी के दुकान में बैठ के, और कोई काम इन्होंने नहीं किया। मतलब ये माना जाए कि कांग्रेस की ये नीति है, अगर सत्ता में रहेगी तो जो प्रभावी नेता है विपक्षी दल का, उसको कमज़ोर किया जाएगा मुकदमों के माध्यम से, और उनकी संपत्ति में किसी भी प्रकार का आरोप लगाकर इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। ये तो आप पत्रकार हैं, आपने अच्छी तरह से देखा है कि किस प्रकार से इन्होंने हमको प्रताड़ित किया, किस प्रकार से हम परेशान हुए। ये तो हम वकील आदमी थे और सक्षम आदमी थे, जिसके कारण हमने इतना दबाव सहा। और नहीं से कोई दूसरा होता ना, तो जिस प्रकार से ये तंग किए हुए थे, और हमने हार्ट का ऑपरेशन करवाया था, लोहा अंदर डलवाया है, जिसके कारण हमारा हार्ट ये सह लिया। कोई और होता तो उसका हार्ट अटैक हो जाता, तो कब का प्रभु को प्यारा हो जाता। लेकिन मैं मजबूत हूँ, मजबूत रहूँगा, और हमारा हार्ट मजबूत है। कांग्रेस वाले जितना हमारे ऊपर धक्का पेली करें, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं होने वाला। और भारतीय जनता पार्टी को जब तक इस सांस में सांस है, खून एक बूंद भी खून है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार से तो सिर्फ ये उमरिया की बात हुई, ऐसे तो सारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कर सकती है कार्यकर्ताओं के साथ। तो इसके लिए आपने संगठन से कोई चर्चा की कभी? देखिए, संगठन से उस समय तत्कालीन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे राकेश सिंह जी, और राकेश सिंह जी, मीना सिंह जी, विधायक जी, शिवनारायण सिंह जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, हम लोग सारे लोग क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जबलपुर में एक हमारी बैठक हुई थी इसी बात को लेके। और ये तय हुआ था कि जो भी कांग्रेस इस प्रकार से कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करती है, उसके संबंध में जो है आंदोलन किया जाएगा। संयोग भगवान की ऐसी दया हुई कि इनकी सरकारी चली गई, और हमारी समझ लीजिए कि क्या बताऊं, हमको तो खुशी मिल गई, अब हमको सब मिल गया। अब हमको कोई पद नहीं चाहिए, बस हमारी सरकार बनी रहे, हमको कोई पद नहीं चाहिए, हम बहुत इसी में खुश हैं। स्टेडियम को लेकर उमरिया में आखिर क्या विवाद हुआ था? स्टेडियम आपको को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर तक जाना पड़ा। आपकी जानकारी को लिए मैं बता देना चाहता हूं कि उमरिया में जो दशहरा होता था, हर जगह दशहरे जो है सारे नेता लोग, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सब मिलकर मनाते। उमरिया एक ऐसी जगह है जहां पर हमारे कांग्रेस के नेता ही क्या कहते हैं दशहरा मना सकते हैं, किसी को दशहरा मनाने का अधिकार ही नहीं है।
तत्कालीन कलेक्टर साहब श्री कुरिल साहब आए, ये बात हम लोगों ने रखी कि साहब सरकार हमारी, सब कुछ हमारा, उसके बावजूद भी शासकीय रूप से इसका कार्यक्रम हो रहा है, मंच बन रहा है, नगरपालिका बना रही है, व्यवस्था जो है जिला प्रशासन दे रहा है, और हम लोग क्या कहते हैं यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ऐसे ये कैसे चलेगा? संयुक्त रूप से क्या कहते हैं होना चाहिए। कलेक्टर कुरिल ने हम लोगों को समझा और बोला कि नहीं, संयुक्त रूप से क्या कहते हैं दशहरा जो है मनाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के मित्रों को हमारे ये पसंद नहीं आया, इन लोगों ने बहिर्गमन कर दिया कि हम बीजेपी वालों के साथ नहीं बैठेंगे, और 2 दशहरे उमरिया में होने लगे। तो हमारा दशहरा स्टेडियम में होता था और कांग्रेस के लोग जो थे पुराने नए बस स्टैंड में करने लगे। फिर उसके बाद में जब इनकी सरकार आ गई तो हमको ये कलेक्टर साहब ने मंजूरी नहीं दिया कि हम इस स्टेडियम में आपको मंजूरी नहीं देंगे, क्योंकि खुलकुल का मैदान है। हम लोगों ने कहा कि इतने दिन तो कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं कार्यक्रम करते हैं, नेतागिरी के भाषण करते हैं और दशहरे करते हैं, तब तो क्या कहते हैं सब ठीक था। अब क्या हो गया? बोले नहीं, हम आपको नहीं मनाने देंगे। हम हाईकोर्ट गए, हमने कहा अगर हमको नहीं मनाने दिया जाएगा तो हम ऐसा काम करके जाएंगे कि भविष्य में कभी भी कांग्रेस यहाँ दशहरा नहीं मना पाएगी और कोई भी ऐसा कार्यक्रम स्टेडियम में नहीं होगा, फिर खेल कूद ही होगा। और हमने हाईकोर्ट से ऑर्डर करवाया, हमने याचिका की और हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि आज के बाद में इस स्टेडियम में सिर्फ खेल कूद के कार्यक्रम के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। और उसके बाद इन लोगों ने क्या कहते हैं फिर वही पुरानी नीति में, जब इनकी सरकार आ गई फिर पुरानी नीति में आ गए, फिर कार्यक्रम शुरू कर दिया। हमने तत्काल इसकी न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई हमने हाई कोर्ट में की और जो कि विचाराधीन है। आने वाले वक्त में फिर से आपकी लड़ाई जारी रहेगी कि स्टेडियम सिर्फ खेल कूद के लिए अब इस्तेमाल होंगे? बिल्कुल। और वैसे भी आपको बता देना चाहता हूं कि ऊपर मध्य प्रदेश क्या भारत सरकार की गाइडलाइन है कि स्टेडियम में सिर्फ खेल कूद ही होंगे, कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। और हमारी सरकार आ गई, उसके बाद में हमने कभी भी, चाहे तत्कालीन कलेक्टर साहब हों चाहे वो पुराने कलेक्टर साहब हों, कभी हम लोगों ने क्या कहते हैं दबाव बना के ये बात नहीं कही कि हमको स्टेडियम में क्या कहते हैं खेल कूद करने, ये दशहरा करने की आज्ञा दी जाए। बिल्कुल नहीं। ज्ञान सिंह जी को आपका करीबी माना जाए कि आपको ज्ञान सिंह जी का करीबी माना जाएगा? ये तो खैर ज्ञान सिंह जी के सामने तो हम एक चींटी के बराबर नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 2003 में अगर ज्ञान सिंह को चुनाव उमरिया से सामान्य सीट से जितवाने का अगर श्रेय जाता है तो वो आपको जाता है। देखिए ये मेरे समझ लीजिए कि आप ये बात आपने कही तो मेरा दिल जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा सीना चौड़ा हो गया। और निश्चित रूप से 2003 में सामान्य सीट थी, मुझे सुंदरलाल जी पटवा जी ने बुलाया, मेरे उनसे अच्छे संबंध थे, आना जाना रहा, बच्चे लोग वहीं पढ़ते थे भोपाल में शारदा बिहार में। तो उन्होंने कहा खट्टर जी उमरिया कभी चुनाव नहीं जीत पाए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस जीतती है और बीच बीच में जब कभी कभी तो जनता पार्टी जीत जाती है, संयुक्त उसमें चली जाती है, लेकिन बीजेपी का कभी प्योर ईमानदार कभी क्या कहते हैं प्रत्याशी नहीं जीता। इसका कारण क्या है? मैंने कहा उसका कारण ये है कि बांधवगढ़ विधानसभा में कांग्रेस मजबूत है। बोले किस हिसाब से मजबूत है? मैं कहा देखिए वो जो बहुजन पार्टी खड़ी हो जाती है वो आदिवासी वोट ले जाती है, फिर सामान्य वोटों का बंटवारा जो है कांग्रेस और बीजेपी में हो जाता है, उसमें 19-20 का अंतर है। हम 19 हैं और कांग्रेस 20 है, और इसको एक ही व्यक्ति पाट सकता है और एक ही जात पाट सकती है, वो है आदिवासी। और आदिवासियों के नेता हैं ज्ञान सिंह जी। ज्ञान सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या कहते हैं सामान्य व्यक्ति को हरवा सकते हैं, चाहे कांग्रेस से कोई भी लड़े। पटवा जी ने कहा कैसे? हमने कहा देखिए जो परंपरागत वोट हैं सामान्य कास्ट के वो तो मिलेंगे, इनके खड़े होने से बहुजन पार्टी कमजोर होगी और बहुजन पार्टी के सारे वोट हम ट्रांसफर हो जाएंगे बीजेपी को, क्योंकि ज्ञान सिंह की एक छाप जो है आदिवासियों में बहुत लोकप्रिय है। मेरी बात को माना और हमसे उन्होंने निर्देश दिया कि आप ज्ञान सिंह जी को ले आइए। मैं ज्ञान सिंह जी को ले गया और ज्ञान सिंह जी मेरे साथ गए और उन्होंने निर्देश दिया कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और ज्ञान सिंह जी चुनाव लड़े और 12,000 वोटों से उन्होंने ऐतिहासिक रूप से पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक उमरिया में बना। चलते चलते आपसे एक आखिरी प्रश्न करना चाहूँगा, आपको शक्कर वाले बाबा क्यों कहा जाता है? हमको शक्कर वाले बाबा हमारे गुरु बाबा की मेहरबानी है। हमारे उमरिया में एक गुरु बाबा हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं तो उनका एहसानमंद हूँ कि उन्हीं की कृपा दृष्टि से मैं आगे हूँ, क्योंकि भले वो दूसरे संगठन से जुड़े हों लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। उनकी सद्भावना मेरे साथ है, इसी प्रकार बनी रहे। वो जहाँ हैं वो खूब खुश रहें, खूब तरक्की करें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
वो चूंकि मैं किराने की दुकान करता था उस समय, तो शक्कर जो थी वो मेन हमारे दुकान में रहती थी, और शक्कर का व्यापार हम बढ़ चढ़ के करते थे, उसमें मुनाफा ज़्यादा होता था। इसलिए हमारे गुरु बाबा जो हैं वो हमको शक्कर वाले बाबा कहते हैं, और मुझे उसमें कोई बुराई नहीं है। उनकी जय हो। फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थे धन्यवाद। हमारे साथ उमरिया से श्री शंभूलाल खट्टर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने आरोपों को जवाब दिया है। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय।